सीखना तो चाहता है लेकिन पूरा वीडियो देखने के लिए माइंड कोऑपरेट नहीं करता। टेंशन मत लो, आपके प्रॉब्लम का मेरे पास एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। वीडियो को फुल स्क्रीन करो, कैप्शंस चालू करो और वीडियो को डाल दो 1.5x की स्पीड पे। इसके बाद माइंड नहीं भटकेगा। आज के सेशन के साथ अगर कंटिन्यू करना है तो आपको इतना फाउंडेशंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग डेफिनेशन, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्विस मॉडल, डिप्लॉयमेंट मॉडल। बाकी अपने पास पूरा प्लेलिस्ट है इसका। अगर TG117 चैनल पे जाते हो तो मैं आई बटन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट, वो प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हो। आज का अपना सबसे पहले एजेंडा जानते हैं क्या है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ AWS का इंट्रोडक्शन। ये तो बस शुरुआत का पार्ट है, बहुत कम टाइम लेगा। देन AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात होगा एंड AWS कोर सर्विस कैटेगरीज। इन तीनों पॉइंट्स को जान लेने के बाद हम हैंड्स ऑन में उतरने वाले हैं, जैसे कि अपना अकाउंट बनाना और जो कोर सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को इस्तेमाल करना। शुरुआत करते हैं विद दी इंट्रोडक्शन। एक चीज मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि क्लाउड के ऊपर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको कहते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, और AWS वही है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त लीडिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है AWS। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बातों में नहीं रहता है, मैं आपको डायरेक्टली AWS दिखा देता हूं कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर माने कौन कौन सी सर्विसेज हैं, क्या क्या यहाँ पे हमें मिल रहा है। सो लेट्स लॉग इन टू AWS। अभी क्योंकि मेरा अकाउंट है मैं लॉग इन कर रहा हूँ, आपसे बनवाऊंगा बाद में मैं अकाउंट आने वाले वीडियोज में। सो अभी हमने AWS अकाउंट के ऊपर लॉग इन कर दिया है और यहाँ पे हमें और ज्यादा क्लियर व्यू मिलेगा कि AWS एग्जैक्टली क्या है। हमने बोला कि AWS ऑनलाइन या फिर मैं कहूँ क्लाउड के ऊपर सर्विसेज दे रहा है। इंटरनेट के थ्रू आप इन सर्विसेज को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अब मेरे पास सिर्फ लैपटॉप है और इंटरनेट है एंड AWS का अकाउंट है मेरे पास, तो सर्विसेज का सेक्शन में देख सकता हूँ अपर लेफ्ट कॉर्नर में। अगर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो इतनी सारी सर्विस कैटेगरीज हैं कि अगर मैंने एनालिटिक्स करना है तो कौन कौन सी सर्विसेज है, देन एप्लीकेशन इंटीग्रेशन वाली कौन कौन सी सर्विसेज है, ब्लॉकचेन रिलेटेड सर्विसेज, कंप्यूट रिलेटेड सर्विसेज, डेटाबेसेस है मेरे पास, बहुत सारे डेटाबेसेस है, SQL, NoSQL डेटाबेसेस, देन डेवलपर टूल्स। सो ये सारे सर्विसेज मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्यूट में आ जाता हूँ और EC2 इंस्टेंस, मतलब मैं एक सर्वर मांग रहा हूँ, तो रनिंग में तो नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास ये एक FTP सर्वर है जो मैंने बनाया है। अब इसका अपना एक रैम का एंड प्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन है। ये FTP सर्वर जो आपको दिख रहा है, मैं इंटरनेट के थ्रू इसे एक्सेस कर सकता हूँ, इस पे फाइल में लोड कर सकता हूँ, यहाँ से फाइल में डाउनलोड कर सकता हूँ। और ये सर्वर मेरे कंप्यूटर के रिसोर्सेस नहीं ले रहा है, मैंने सिर्फ ब्राउजर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके इस सर्वर को बनाया है। तो ये इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की गई एक सर्विस है। ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ऐसे ही ये सारे सर्विसेस हैं, ये सब इंटरनेट के थ्रू आप आसानी से, ब्राउजर और इंटरनेट अगर आपके पास है, देखो रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सो मेनी सर्विसेज यू कैन सी हियर प्रोवाइड किए जा रहे हैं AWS की तरफ से। और इसीलिए कहते हैं AWS इज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अभी जैसे AWS है मार्केट में, वैसा ही तुम्हारा GCP है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, वैसा ही तुम्हारा Azure है। अब ये तीन मेजर जायंट्स क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के सेक्शन में, लेकिन इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है मार्केट में। लेकिन ऑफ कोर्स जो डोमिनेंट है और जो चलता है मार्केट में उसके बारे में बात करेंगे, तो AWS के बारे में पहले बात कर रहे हैं। तो दूसरा वाला जो पार्ट है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, माने ठीक है हम समझ रहे हैं कि AWS इतनी सारी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन अगर मैं EC2 का सर्वर ले रहा हूं तो ये सर्वर एग्जैक्टली चल किधर रहा है, माने कहां पे ये होस्ट कहां पे हो रहा है। AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा बिहाइंड द सीन्स। अब ये तो सिर्फ एक छोटे से सर्वर की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं और सर्विसेज को आपको दिखाऊं तो जो भी सर्विस चलेगी उसे चलने के लिए एक्चुअल हार्डवेयर तो लगेगा ना। चलो हम तो इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स फाइन, दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक्चुअल में कोई ना कोई कंप्यूटर्स रहने वाले हैं, एक्चुअल में कोई ना कोई प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म रहने वाला है। उसके अलावा इट इज इम्पॉसिबल कि ये सर्विस चल जाए। अभी इसका मैं हल्का सा व्यू आप लोगों को पहले दे देता हूं, उसके बाद मैं फिर से इस जगह पे आता हूँ। अगर मैं AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो ग्लोबल वगैरह ये सब टर्मिनोलॉजी अभी के लिए अपन साइड में रखते हैं। मैं सिर्फ AWS इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ पहले। अभी सीन है ऐसा कि AWS वालों ने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है जो बहुत ही स्ट्रांग हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने एक लेयर बनाया है और उस लेयर को नाम दे दिया AWS वेब सर्विसेज। ठीक है, और AWS के ऊपर जितने भी यूजर्स हैं वो इस हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स ये हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एक सिंगल बिल्डिंग में नहीं बना दिया है या फिर किसी एक सिंगल जगह के ऊपर नहीं है, ये ग्लोबली बना है।
पूरी दुनिया में ये हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है AWS का। और अगर आपको देखना है कहाँ कहाँ पे है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। AWS पे मैं आ जाता हूँ और मैं सीधा सर्च करता हूँ AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आने के बाद मुझे एक प्रॉपर मैप दिखेगा। ये है तुम्हारा AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, माने पूरी दुनिया में इस वक्त AWS की तरफ से हार्डवेयर कहाँ कहाँ पे सेटअप किए गए हैं। अभी क्योंकि जिस जगह के साथ हम फेमिलियर है, लेट अस से इंडिया में मुंबई देखते हैं। देखो मुंबई वाला एक रीजन है और हैदराबाद एक रीजन। सो मुंबई में सेटअप है, हैदराबाद में सेटअप है। लेकिन जब मैं किसी भी रीजन के ऊपर आता हूं तो यहाँ पे देखो दिखाई देता है हमें कि अवेलेबिलिटी जोन्स 3 एंड लोकल जोन्स 2। अब हमें नहीं पता इस वक्त अवेलेबिलिटी जोन क्या रहता है और हमें ये भी नहीं पता लोकल जोन क्या रहता है। और ये जो मुंबई दिख रहा है ये रीजन का नाम है। दीज आर रीजन्स एंड कमिंग सून वाले जो है वो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर में यू कैन सी। यहाँ पे नया सऊदी अरेबिया में रीजन आ रहा है, यहाँ पे देखो जर्मनी में रीजन आ रहा है, ये नया मेक्सिको में आ रहा है। एंड एग्जिस्टिंग जो रीजन है वो आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं। कैसे इंपॉर्टेंट सबसे सवाल ये तो आएगा ही ना सबके कि भाई ये रीजन क्या रहता है। और रीजन के ऊपर जाने के बाद जो मुझे ये दिख रहा है अवेलेबिलिटी जोन, लोकल जोन। सो व्हाट डू वी मीन बाय अवेलेबिलिटी जोन, व्हाट डू वी मीन बाय लोकल जोन। अभी मैं सिर्फ मुंबई रीजन को पकड़ के पहले अवेलेबिलिटी जोन, लोकल जोन क्या रहता है वो एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद अपन आगे का भी जो पार्ट है उसको देखेंगे। से टॉकिंग अबाउट दी रीजन, अभी मैंने बोला मुंबई रीजन है। मुंबई रीजन में मैंने ये भी बोला कि देयर आर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स। से इट्स नॉट लाइक मैंने बोला, ऑफ कोर्स AWS में हमने देखा, खुद होके अभी देखा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी मीन बाय अवेलेबिलिटी जोन। इसका थोड़ा बाल का खाल उतारते हैं कि क्या अवेलेबिलिटी जोन क्या रहता है। अवेलेबिलिटी जोन क्या है उसे जानने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय डेटा सेंटर। डेटा सेंटर मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ एक नेटवर्क में लेके आते हैं और उन कंप्यूटर्स के ग्रुप को इस्तेमाल करते हैं जो भी हमें काम करना है उस काम को करवाने के लिए। अगर उस डेटा सेंटर के मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊं, ऐसे रहते तुम्हारे डेटा सेंटर्स, ठीक है, जहां पे बहुत सारे रैक्स होंगे और उन रैक में कंप्यूटर्स रखे हुए रहेंगे। डेटा सेंटर्स का जो टेम्परेचर है वो एक अराउंड 14-15 डिग्री सेल्सियस से लेके 23 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जाता है, ताकि इतने सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे चल रहे हैं तो हीट वगैरह जनरेट होता है और हीट की वजह से फेल्यूर्स ना हो। क्योंकि अगर यहाँ पे एयर कंडीशनिंग करके यहाँ का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं होगा तो तुम्हारा मदरबोर्ड फ्राई हो जाएगा, जल जाएगा मदरबोर्ड, और वो हम नहीं चाहते। कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ आग लग जाए, ये नहीं चाहिए। तो डेटा सेंटर्स के जो कंप्यूटर्स हैं, पहली बात तो रैक में रखे हुए होते हैं और इतना है कि एक डेटा सेंटर एक नेटवर्क में लेटेस्ट से होता है और नेटवर्किंग डिवाइसेस से ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब एक डेटा सेंटर में 50 कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं और 500 भी कंप्यूटर हो सकते हैं, 5000 भी कंप्यूटर हो सकते हैं। डेटा सेंटर का टर्मिनोलॉजी मैं होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा सेंटर क्या रहता है। डेटा सेंटर मतलब बस एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में लेके जोड़ा गया हो। और जब मैं बोल रहा हूं अवेलेबिलिटी जोन के बारे में, सो एक अवेलेबिलिटी जोन में यू कैन हैव मल्टीपल डेटा सेंटर्स। कैसे? अभी जैसे मान लेते हैं कि ये मुंबई का एक अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है, मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया था पिछले डायग्राम में, तो सर्कल ही पकड़ते हैं। लेट अस से दिस इज एन अवेलेबिलिटी जोन। मान लेते हैं कि ये अवेलेबिलिटी जोन एक बिल्डिंग है। आप बोलो कि गोल बिल्डिंग थोड़ी रहता है, लेकिन जस्ट एज्यूम करो कि ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर 3 से 4 डेटा सेंटर सेटल किए गए हैं। लेट अस से इस बिल्डिंग में एक डेटा सेंटर यहाँ पे है, एक दूसरी जगह पे है, एक तीसरी जगह पे है। सो लेट्स अज्यूम दिस इज अवेलेबिलिटी जोन एंड इस अवेलेबिलिटी जोन में देयर आर 3 डेटा सेंटर्स। लेट अस से डेटा सेंटर 1, डेटा सेंटर 2, डेटा सेंटर 3, ऐसे मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं आपके। और क्योंकि ये एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में है इसलिए हम इसे अवेलेबिलिटी जोन बुलाते हैं। लेकिन बात करें डेटा सेंटर्स की तो सारे डेटा सेंटर्स का अपना खुद का कंप्यूटर्स और अपना खुद का नेटवर्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है। एक ही बिल्डिंग में हो सकता है, एक ही बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स पे हो सकता है, इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन। और ऐसे मुंबई में कितने? 3 है, 1, 2, 3, ऐसे 3 अवेलेबिलिटी जोन है। और मजे की बात ये कि ये जो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके पीछे का भी रीजन मैं आगे आपको बताऊंगा। इतना ही नहीं कि ये कनेक्टेड है, इनका जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज, मतलब ऐसे मान लो 50-100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये रह सकते हैं। कि एक अवेलेबिलिटी जोन मान लो मुंबई के एक ऐसे एरिया में है जो थोड़ा दूर है, दूसरा थोड़ा दूर है, तीसरा थोड़ा दूर है। अलग अलग लोकेशंस पे ये अवेलेबिलिटी जोन्स रहने वाले हैं। इसके पीछे कारण क्या है? अगर समझ लो कहीं पे पावर फेलियर हो गया या फिर कोई इश्यू आ गया तो दूसरे 2 अफेक्ट ना हो।
अगर तुम इसको साइड साइड में बिठा देते थे कि चलो तुम भी इधर हो तुम भी इधर हो, सभी एक एरिया में जमा कर दिया, बोला ठीक है एरिया को बहुत डिमांड है भाई, सब एक जगह पे रखते हैं, और उसी जगह आ गया भूकंप, तो गए सभी के सभी, तो तुम्हारा मुंबई रीजन ही डाउन हो गया, क्योंकि तुम्हारे मुंबई रीजन के सारे अवेलेबिलिटी जोन्स गायब हो गए। दैट्स वाई 50-100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रख लो, दैट इज अ बेटर आइडिया। थोड़ा दूर रखो इन अवेलेबिलिटी जोन्स को। एंड ऑफ कोर्स ये हम नहीं सेटल कर रहे हैं, AWS ने ये चीज ऑलरेडी सेटल करके रखा है। अब आप मुझसे पूछोगे कि मुंबई में एग्जैक्टली किधर है, कोई अगर मुंबई में रह रहा है या फिर अगर कोई जानना चाहता है कि भाई बताओ ये कहाँ पे है मुंबई में, तो मजे की बात ये कि AWS इनका लोकेशन कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता। तो आपको ऐसे कहीं इंटरनेट पे मिलेगा नहीं कि भाई कहाँ पे है ये एग्जैक्टली अवेलेबिलिटी जोन्स, तो एग्जैक्ट लोकेशन कभी आपको नहीं मिलने वाला इन अवेलेबिलिटी जोन्स का। बस इतना है, अपने काम की क्या चीज है, मुंबई रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, इतना जान लिया, उतना अपने काम का चीज, उतना देख लेने का, बाकी एड्रेस वगैरह उतना नहीं उतरने का उसमें, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा सेंटर एंड अवेलेबिलिटी जोन, और मैं होप करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया रहेगा। पहले एक रीजन का मैं आपको क्लियर करवाता हूं, फिर सारे रीजन्स का मैं आपको व्यू दूंगा, ताकि आपको पता चले AWS इंफ्रास्ट्रक्चर काम कैसे कर रहा है, और मैं AWS अकाउंट पे जाके भी आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं, तो पेशेंस बनाए रखना। अब एक और चीज जो AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें देखने को मिली है, एंड दैट इज लोकल जोन। अभी जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ मुंबई रीजन, बोल रहा है अवेलेबिलिटी जोन तो है 3, लेकिन इसके 2 लोकल जोन भी है। अब व्हाट डू वी मीन बाय लोकल जोन, इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। सी टॉकिंग अबाउट लोकल जोन, अभी ये मेरा रीजन है, रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है, चलो बहुत बढ़िया, नाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मुंबई के अंदर है या फिर मुंबई के आसपास है, सी इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली मुंबई के अंदर ही रहेगा, लेकिन मुंबई के आसपास रहेगा, ये मुंबई के अंदर भी रह सकता है। टॉकिंग अबाउट लोकल जोन, अभी मुंबई के साइड में एक और शहर है जो अराउंड 200-250 किलोमीटर की दूरी पे है, एंड उस शहर का नाम है पुणे। अभी इंडिया में जब डेटा सेंटर उन्होंने चालू किया, बोले ठीक है कहाँ पे करें, मुंबई सबसे बड़ा शहर, बहुत बढ़िया, नाइस, वेल एंड गुड। तो मुंबई में उन्होंने डेटा सेंटर्स चालू करवा दिए एंड अवेलेबिलिटी जोन वगैरह सब डिप्लॉय कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बना लिया, नाइस, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुणे में भी बहुत तगड़ा है, और जो भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपको, मेजोरिटी रिक्वेस्ट लेटर से पुणे से भी आ रहे हैं। मतलब मुंबई में भी आईटी कंपनीज हैं, लेकिन पुणे में भी बहुत ज्यादा आईटी कंपनीज हैं, और पुणे और मुंबई का डिस्टेंस जो है दैट डिस्टेंस इज अराउंड 200 किलोमीटर्स, 200 या 250 के आसपास उसका डिस्टेंस है। तो AWS क्या बोलता है, ठीक है अब मुझे पता तो चल रहा है भाई पुणे से रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो एक और नया रीजन बना दे पुणे 200 किलोमीटर की दूरी पे, और उसके अपने अवेलेबिलिटी जोन्स बना दे। नो, ऐसे नहीं होता है। सी AWS क्या करेगा, ठीक है पुणे में जरूरत है जोन्स की, पुणे में बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को AWS के सर्विसेज की जरूरत पड़ रही है, आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, तो एक काम करते हैं पुणे में भी 2 जोन्स डिप्लॉय करवा दिए उन्होंने, जिनको कहा लोकल जोन, लेकिन ये बिलोंग करते हैं आपके मुंबई रीजन को, दे आर कनेक्टेड टू योर मुंबई रीजन है, तो मतलब ऑफ कोर्स फिजिकली वो पुणे के आसपास लोकेटेड है, बट दे बिलोंग टू मुंबई रीजन, क्योंकि इतना नजदीक रीजन कॉन्फ़िगर करने को नहीं परवड़ता है। 100-200 किलोमीटर की दूरी पे अगर तुम रीजन बनाने लग गए तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेंटेन। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि लोकल जोन का मतलब होता है रीजन को ही बिलोंग करेगा, लेकिन एक्चुअली फिजिकली उस रीजन में नहीं है। तो आई होप अभी सबको ये चीज पकड़ में आ गया होगा कि लोकल जोन एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करते हैं। लोकल जोन को ऐसा समझ लो कि तुम्हारे रीजन का एक्सटेंशन है, वो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है क्या, तो इतना जान लो कि ये 3 अवेलेबिलिटी जोन तो है कनेक्टेड एक दूसरे के साथ, लेकिन दीज 2 आर लाइक लेट अस से कनेक्टेड टू द रीजन। अब इस लोकल जोन का फायदा यह है कि बिना नया रीजन डिप्लॉय किए पुणे से जो रिक्वेस्ट आ रहे थे AWS के सर्विस को हैंडल करने के लिए, या फिर AWS के सर्विस को यूज करने के लिए जो पुणे से रिक्वेस्ट आ रहे थे, वो डील हो गए यहाँ पे बिना नया रीजन डिप्लॉय किए। सो लोकल जोन इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ योर रीजन। हम अपने घर में एक्सटेंशन बोर्ड लगाते हैं, अगर कहीं पे लेटेस्ट से अपना लैपटॉप हमें चार्जिंग को लगाना है और वो वायर वहां तक नहीं पहुंच रहा है, तो हम एक्सटेंशन बोर्ड लगा देते हैं, राइट, मेन स्विच से आगे तक का, वैसा समझ लो, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर रीजन। ये रहा तुम्हारा लोकल जोन का कंसेप्ट। अभी तीसरा जो कंसेप्ट है वो भी हमें जानना जरूरी है। ऑफ कोर्स वो चीजें आप यहाँ पे तो नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पे आप रीजन्स देख रहे हो, सिर्फ रीजन्स, अलग अलग रीजन्स है। सो मेरा फेवरेट जापान,
ओसाका में है, टोक्यो में है, तो काफी ज्यादा है। और यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, वेवलेंथ जोन, वेवलेंथ जोन्स 2, ठीक है, इसके लिए तुमको इधर लेके आया है। अवेलेबिलिटी जोन 4 है, लोकल जोन 1 है, वेवलेंथ जोन है 2। अब जानना जरूरी है कि वेवलेंथ जोन क्या होता है। इसमें कंफ्यूजन भी बड़ा हो सकता है। जिस प्रकार का इंटरनेट पे डेफिनेशंस मिलता है, समझना मुश्किल हो जाता है कि ये वेवलेंथ जोन एग्जैक्टली है क्या चीज। सी टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ जोन, वेवलेंथ जोन का सीन ऐसा है कि ये आपके 5G नेटवर्क्स जो हैं, अभी जैसे अपने यहाँ पे कौन सा चल रहा है, एयरटेल है, जियो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर कभी लेट से इंडिया में ये सब डिप्लॉय हो रहा है, जैसे एयरटेल एक है और जियो एक है, जैसे अलग अलग टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं जो 5G नेटवर्क्स जो है उनको प्रोवाइड कर, एंड देयर आर सम सर्विसेज लाइक एयरटेल एज माय 5G नेटवर्क प्रोवाइडर। इसकी अगर मैं कुछ सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड आई एम अ यूजर, ठीक है, ये हूँ मैं, आई एम अ यूजर, मैं जा रहा हूँ और ये सर्विस जो है एयरटेल के थ्रू कोई सर्विस है उसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो आगे चल के VR कॉलिंग का फीचर आ गया, या फिर 3D कॉल्स वगैरह, नहीं क्या, वैसा कुछ फीचर आ गया जो हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स दे रहे हैं। जैसा प्रोग्रेस चल रहा है, मुझे नहीं लगता ज्यादा डिले होगा VR कॉलिंग वगैरह में, ठीक है। सो एयरटेल क्या कर रहा है, एयरटेल लेटर से इज यूजिंग दी AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर AWS की कुछ सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है। सो मेरा रिक्वेस्ट गया एयरटेल के पास, उसके बाद एयरटेल ने क्या किया, एयरटेल गया AWS के पास कि देखो भाई तुम्हारे सर्विसेज दे दो मुझे, ये बंदे का रिक्वेस्ट फुलफिल करना है। एयरटेल जो है वो आगे AWS के पास जा रहा है कि भाई ये सर्विस दो। अब AWS का सीन ऐसा है कि मान लेते हैं कि एयरटेल का जो ऑफिस है दैट ऑफिस इज प्रेजेंट इन दिल्ली, और AWS का जो रीजन ये इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज मुंबई। अब मेरा रिक्वेस्ट दिल्ली जाएगा, दिल्ली से मुंबई जाएगा, मुंबई से वो रिक्वेस्ट टैकल होगा, फिर एयरटेल के पास आएगा, फिर मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा। ये बहुत घूमना फिरना नहीं हो गया, बहुत ज्यादा घूमना फिरना हो गया। मेरा रिक्वेस्ट पूरा देश घूम के आ रहा है, फिर मेरे पास आ रहा है। अब इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, तो AWS ने बोला टेंशन मत लो, क्योंकि 5G नेटवर्क्स के लिए हमको ऑप्टिमाइज्ड आपको सर्विस प्रोवाइड करना है। सो व्हाट AWS डज इज, AWS बोलता है हम आप ही के एंड पे आते हैं और उधर ही तुम्हारे इधर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करके देते हैं AWS का, ताकि आप 5G नेटवर्क रिलेटेड जो सर्विसेस हैं उनको आसानी से प्रोवाइड कर सको। दिल्ली में ही AWS ने क्या किया, एयरटेल का जो ऑफिस है उस एयरटेल के ऑफिस के अंदर ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करवा दिया, डेटा सेंटर्स वगैरह सेटअप करवा दिया, और अब जब मेरा रिक्वेस्ट जाता है एयरटेल के पास, सीधा एयरटेल के ऑफिस में ही पड़ा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं से मेरा रिक्वेस्ट सर्व हो जाएगा। इसे कई बार इंटरनेट पे अगर आप पढ़ोगे तो बोला जाता है एट द एज ऑफ 5G नेटवर्क्स। सी एज ऑफ 5G नेटवर्क्स बोले तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई एज माने बात क्या कर रहे हो तुम, एज मतलब एग्जैक्टली क्या चीज पे चल रहा है, ये तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ना। अब तुमको समझ में आएगा एज ऑफ 5G नेटवर्क मतलब क्या। सीधा तुम्हारे नेटवर्क जो भी है उसके ऑफिस में जिधर से भी तुम्हारा रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हो रहा है, तुम्हारा रिक्वेस्ट मान लो तुम बैठे हो पुणे में, तुमने रिक्वेस्ट किया, दिल्ली में गया रिक्वेस्ट और दिल्ली में ही सर्वर है, उधर ही रिक्वेस्ट फुलफिल हो गया और आपको रिस्पॉन्स मिल गया। अब पूरा देश घूमने की जरूरत नहीं रही और डीले जो है वो कम हो गया। तो यूजर को एक बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए AWS ने ये वाला कंसेप्ट लॉन्च करवाया जिसे कहते हैं वेवलेंथ जोन। मैं होप करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और आखिरी चीज है जो आज हम बात करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड आउटपोस्ट्स। आउटपोस्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपनी है, IT कंपनी, मैं कंपनी चला रहा हूँ और मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है, बैंकिंग वाला बंदा है, कोई तो बड़ा बैंक है, ये मेरा कंपनी है, ठीक है, और एक बहुत बड़ी बैंक का प्रोजेक्ट मेरे पास आता है, ठीक है, और वो बैंक वाला मुझे क्या बोलता है, सीधा भाई देखो जो मेरा डेटा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर तुम मुझे IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो तो मुझे मतलब कसम खाओ कि डेटा जो है तुम्हारी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब मैं सोच रहा था भाई प्रोजेक्ट आया है, मस्त AWS की सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे और शॉर्टकट में बिना सारा सेटअप कराए मैं काम हो जाता था, मेरा बिना सेटअप के मेरा काम हो जाता था, यहाँ पे मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया कि क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट ऐसे आया कि तुम AWS के सर्विस मेरे को भरोसा नहीं है। सी क्लाइंट्स आर लाइक मेरे को भरोसा नहीं है कि तुम क्लाउड पे रख रहे हो, मेरा डेटा सेफ रहेगा नहीं रहेगा, इंटरनेट के थ्रू कहीं पे जा रहा है, मुझे भरोसा नहीं है। तुम अपनी कंपनी में डेटा सेंटर सेटअप करो और इधर का इधर ही तुम करके दो, मुझे इधर ही कंपनी के बाहर ही डेटा जाना ही नहीं चाहिए। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर्स खरीद के लाओ, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद के लाओ, उन बंदों को हायर करो जो नेटवर्किंग रिलेटेड काम
करते हैं, डेटा सेंटर मैनेजमेंट वाले बंदों को हायर करो, सिक्योरिटी वाले बंदों को हायर करो, एसी लगाओ उस डेटा सेंटर में ताकि आपके कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड फ्राई ना हो जाए। 10 चीजें आपको करनी पड़ेगी अगर आपको अपने एंड पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है। मैं फिर अभी परेशान हो गया, भाई क्या करूं मैं, इतना सब सेटअप करना पड़ेगा। देन मैं सोच रहा हूँ बजट का भी इशू है, मेंटेनेंस का भी इशू है कि इसका ऑपरेशन का भी तो कॉस्ट लगेगा ना मुझे, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, तो वहां तक तो चलो मैनेज कर भी ले अपन, लेकिन मेंटेनेंस, आई नीड एक्सपर्ट्स, और मुझे ये बंदे ढूंढने पड़ेंगे, हायर करने पड़ेंगे। और आज की डेट में हो या इससे पहले कभी भी हो, अच्छे और स्किल्ड बंदे ढूंढना हमेशा से एक स्ट्रगल रहा है। आउटपोस्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने सीधा कॉल किया AWS को, बोला देखो यार मैं तुम्हारे सर्विसेज तो इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो डेटा है वो कंपनी के बाहर नहीं आना चाहिए। सो AWS ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद आ जाते हैं तुम्हारे कंपनी के अंदर। सो AWS का टीम आएगा, वो खुद मेरे कंपनी में आके AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करके जाएंगे, AWS का डेटा सेंटर सेटअप करके जाएंगे। जो भी स्टोरेज रिलेटेड सर्विस है, जो भी AWS की बाकी की सर्विसेज हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑल दी सर्विसेज जो आप यहाँ देख पा रहे हो ना, ये सारी सर्विसेज मुझे मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक्सेस हो जाएगी। सिर्फ पहले केस में डिफिकल्टी क्या था वो जानो, ये तो तुमने सिर्फ डेटा सेंटर सेटअप किया, बाद में इस पे वर्चुअलाइजेशन लगाओ, वो सर्विसेज इंस्टॉल करो जो आपको यूज करनी है एंड ऑल। ये काफी स्ट्रगल का मामला है, इसे हटा ही दो, तुम सीधा AWS को लेके आओ। AWS के अराउंड 200-300 जितनी भी सर्विसेज है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर। और ओकेजनली आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक क्लाइंट का AWS का काम चल रहा है तो क्लाइंट को ही बोल के ठीक है तुम्हारा जो नहीं है उतना सेंसिटिव डेटा, उतना तुम पब्लिक जो AWS का क्लाउड है उस पर प्रोसेस कर लो, उस पर काम कर लो, और बचा हुआ जो सेंसिटिव डेटा है उसको तुम ऑन प्रीमाइस पे रख लो। सी ये ऐसा है कि ब्रिंगिंग AWS ऑन प्रीमाइस मैंने तुम्हारी कंपनी में लेके आना AWS को, तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर में AWS को लेके आना, दैट इज कॉल्ड एज आउटपोस्ट्स। और ये भी आपके AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब मैं चीजें लिस्ट कर देता हूं क्योंकि जेस्टाल्ट का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज दैट द वोल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो हमने अभी सिर्फ टुकड़े देखे हैं, पार्ट्स देखे हैं, अब उन सारे पार्ट्स को मैं साथ में रखने वाला हूं एंड देन वी आर गोइंग टू वॉक थ्रू इट वन मोर टाइम, तो ये चिपक जाएगा दिमाग में कंसेप्ट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजन, अवेलेबिलिटी जोन, लोकल जोन, वेवलेंथ जोन एंड आउटपोस्ट्स। एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स और लोकल जोन्स हो सकते हैं। एक अवेलेबिलिटी जोन या लोकल जोन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स हो सकते हैं। वेवलेंथ जोन एट द एज ऑफ 5G नेटवर्क, जो भी आपका 5G नेटवर्क है उसके एंड पे, और आउटपोस्ट माने AWS को ऑन प्रीमाइस पे लेके आओ। ये सारी चीजें मिला के AWS ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो मैं आपको फिर से लेके जाऊंगा उस स्लाइड पे, ये देखो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है तुम्हारा एंड देन इसके ऊपर देयर इज दिस लेयर कॉल्ड AWS, और इसके थ्रू आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करते हो। तो जो शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं ये सर्वर मांग रहा हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग दिस सर्वर कि ठीक है भाई मुझे ये सर्वर दे दो, मुझे इस पे काम करना है। ऑफ कोर्स मुझे रेंट देना पड़ेगा, कोई ऐसे बांट नहीं रहा है फ्री में। तो ये सर्वर है, इसका मैंने रेंट देना है और ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि ये सर्वर डिप्लॉय हो। अब मैं इसके डिटेल्स में जाता हूँ तो आप देख पाओगे ये सर्वर एग्जैक्टली कहाँ से चल रहा है। ठीक है, इफ आई गेट इनटू मोर डिटेल्स तो मुझे पता चलता है कि ये जो इंस्टेंस है, और अगर नॉर्मल भाषा में बात करूं तो ये जो सर्वर है वो चल रहा है ओहायो रीजन। अगर चालू कर दिया मैंने तो दिखा देगा कि इट्स रनिंग इन दी ओहायो, माने यूएस ईस्ट रीजन में ये सर्वर है। ठीक है, यूएस ईस्ट माने अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखा दूं आपको, यूएस किधर है, इधर कनाडा, वेस्ट, ओरिगॉन, नॉर्थ कैलिफोर्निया, इसका मैप मालूम नहीं रहता ना, ऐसा मुंबई पुणे फटाफट ये देखो इधर चल रहा है। अगर मैंने चालू कर दिया तो यहाँ पे चलेगा, और मैं बैठा हूँ इंडिया में, यहाँ से इस ओहायो रीजन का सर्वर में एक्सेस कर रहा हूँ जो यहाँ पे डिप्लॉय करके दे रहा है। तो AWS इज नॉट लाइक कि अगर आप इंडिया में हो तो आप सिर्फ मुंबई और हैदराबादी रीजन को इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मेरा रीजन मैंने आपको दिखा दिया, मेरे सर्वर का ओहायो रीजन है, मैं पूरी दुनिया में से कहीं पे भी उसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन बस इतना सीन है कि अगर मेरा वेबसाइट रिलेटेड ये सर्वर होता और मेरे मेजॉरिटी कस्टमर्स जो है वो इंडिया से होते तो मैं ओहायो में डिप्लॉय नहीं करता था, क्योंकि मेरा हर कस्टमर जाके ओहायो में रिक्वेस्ट डालेगा। ठीक है, इसका जो गुड प्रैक्टिसेस होते हैं सर्वर सेटअप के, मैं EC2 में आपको बताऊंगा, पर्पजेस वगैरह एंड ऑल दैट। अभी बस इतना जान लो कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ इज रिस्पॉन्सिबल
टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज। जो ये ऊपर लेयर आप देख रहे हो ना सर्विसेज का, ये जो पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा सेटअप करके रखा है ना, ये सारे उधर से ही चल रहे हैं। ओके, मैं होप करता हूं ये चीज अभी सबको क्लियर हो गया रहेगा। सो आउट ऑफ दीज मेनी सर्विस कैटेगरीज, अगर आपको क्लाउड प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेशन निकालना है तो जैसे मैंने बोला कि आपको इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन सारे सर्विस कैटेगरीज का होना चाहिए कि किस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और मैंने बोला एक एक सर्विस कैटेगरी में देयर आर मल्टीपल सर्विसेज, लेकिन कोर अगर आपको जानना है तो इतने हैं। ठीक, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, कंटेंट डिलीवरी, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस, डेटाबेस सर्विस, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। ये 6 कोर सर्विसेज हैं। इनको अगर आप मतलब थरोली तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ऑफ कोर्स यू हैव टू गो थ्रू दीज सर्विसेज अगर आपको क्लाउड प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेशन वगैरह क्रैक करना है। वापस चलते हैं अपने एजेंडा पे, और जैसे मैंने बोला इंट्रोडक्शन हमने देखा है आज, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या रहता है, then we talked about global infrastructure and then we talked about AWS core service categories. So I hope आज का जो सेशन है वो सबको समझ में आ गया होगा, आज जो हमने बात किया वो सबको क्लियर हो गया होगा। So that's it for our today's session. Have fun, enjoy your life. जिंदा रहे तो मिलते हैं अगले सेशन में। चलो बाय।